वैसे पुष्पा रियल लाइफ में तो किसी भी पुलिस वालों के सामने नहीं झुकता, पर रियल लाइफ में उन्हें झुकना भी पड़ा और एक रात के हिरासत में भी जाना पड़ा, जो कि एक्चुअली 15 दिन का था। और ये सब उस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स के कारण हुआ जिसमें गलती तो अल्लू अर्जुन की नहीं थी, बट बिना किसी प्रॉपर अरेंजमेंट के ऐसा विजिट करना उनके लिए भारी पड़ गया। खैर वैसे विक्टिम फैमिली की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आ चुका है कि वो अपना कंप्लेंट वापस ले रहे हैं, क्योंकि अल्लू अर्जुन ने ये सब जानबूझकर नहीं किया था, जिसके बाद शायद केस भी जल्दी ही क्लोज हो जाए। एनीवेज पुष्पराज का ये मैटर तो जल्द ही क्लोज हो जाएगा, पर इस चैनल में अपडेट आने का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो ढेर सारे अपडेट्स के साथ। तो मैं हूं आपका होस्ट प्रणय और आप देख रहे हैं सुपर पॉप कल्चर। तो सबसे पहले अपडेट उस यूनिवर्स की बात के साथ शुरू करते हैं जो समय समय पे अपने अपडेट्स देकर लोगों को एक्साइटेड करते रहते हैं, पर इस बार वो अपने अपडेट्स के थ्रू थोड़ा कंफ्यूज कर दिए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुपर नेचुरल यूनिवर्स की, जिसमें अब तक स्त्री, भेड़िया और मुंजे जैसी फिल्में आ चुकी है और मेकर्स इन तीनों के सेकेंड पार्ट्स के अलावा थांबा नाम की मूवी के साथ इसे और भी ज्यादा एक्सपेंड करते जा रहे हैं। बट समहाउ मेकर्स को भी अब ऐसा लगने लगा है कि इस यूनिवर्स को अब ऐसा ही लंबा नहीं खींचा जा सकता है। उसका रीजन यही है कि इस यूनिवर्स को यूनिवर्स बनाने के हिसाब से प्लान नहीं किया गया था, बल्कि फिल्मों के साथ साथ इसका यूनिवर्स बनता चला गया। इसलिए अगर बिना स्ट्रेटेजी के आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो ये फंसेंगे और हो सकता है आगे चलकर ये एक एमलेस यूनिवर्स बन जाएगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक नए सिरे से नई प्लानिंग की जाए और एक नए सिनेमेटिक यूनिवर्स की शुरुआत की जाए, जो कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा जो करंट यूनिवर्स से अलग तो होगा, पर उतना भी नहीं कि बाद में इन्हें ही क्रॉस ओवर करवाने में मुश्किल हो जाए। एक्चुअली बिना प्लान के यूनिवर्स शुरू करने की वजह से ही रूही, जो सेम जॉनरा के होने के बावजूद भी इसे इस यूनिट में शामिल नहीं किया गया है। पर इसी सब इश्यूज को ही स्ट्रीमलाइन करने के लिए मेकर्स यहाँ से सारे इवेंट्स को जल्दी से खत्म करके नए यूनिवर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत ही वो 2 फिल्मों के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें से पहली होने वाली है आलिया भट्ट की चामुंडा और दूसरी होने वाली है कियारा आडवाणी की देवी। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस नए यूनिवर्स को ऐसा सेट किया जाएगा कि सही मायनों में ये यूनिवर्स कहलाए और कैरेक्टर भी ऐसा डेवलप किया जाएगा ताकि वो ना केवल फिल्म बल्कि दूसरे प्लेटफॉर्म लाइक एनिमेशन और गेमिंग में भी अडॉप्ट हो जाए। वैसे मुझे ये समझ में नहीं आता कि इसके लिए इतना सीरियस क्यों होना। अरे भाई, कॉप यूनिवर्स के रोहित फिंच से ही कुछ सीख लो। बस आंख बंद करके अपने फिल्म में एक्टर्स और स्कॉर्पियो को लेते जाओ और बन गया एक सिनेमैटिक यूनिवर्स जो आज के समय में ऑलमोस्ट हर फॉर्म में है, लाइक फिल्म, वेब सीरीज, एनिमेशन और गेम्स। और यूनिवर्स क्या भाई, इनका एनिमेशन तो मल्टीवर्स तक पहुंच चुका है, जिसमें वो लिटिल सिंघम का बाहुबली, छोटा भीम, लिटिल गणेशा और भी न जाने किस किस के साथ क्रॉसओवर करवा चुके हैं। वैसे टू बी ऑनेस्ट आई वाज जस्ट किडिंग। मुझे लगता है कि सुपर नेचुरल यूनिवर्स एक्चुअली में अच्छा जा रहा है और वो अगर इस यूनिवर्स को एक कैश मेकिंग मशीन की तरह यूज नहीं करना चाहते और एक ट्रूली सिनेमेटिक यूनिवर्स बनाना चाहते हैं, सो दैट्स रियली गुड। वैसे वरुण धवन जो सुपर नेचुरल यूनिवर्स में एक मेन कैरेक्टर और एक्टर बन चुके हैं, उनके तो इन दिनों अच्छे दिन ही चल रहे हैं। कम से कम पहले भेड़िया, फिर हॉलीवुड की सिटाडेल फ्रेंचाइजी का इंडियन वर्जन और अब बेबी जॉन का ट्रेलर देखकर तो यही लग रहा है। हालांकि भेड़िया तो बॉक्स ऑफिस में उतना कमाल नहीं मचा पाई थी, पर बेबी जॉन का ट्रेलर देखकर तो यही लग रहा है कि ये फिल्म थोड़ा कमाल तो करेगी ही, क्योंकि न केवल वरुण धवन बल्कि सलमान खान के कैमियो ने भी इस फिल्म को थोड़ा एक्स्ट्रा हाइप दे दिया है। वैसे ये फिल्म अटली कुमार की थेरी का ही रीमेक है, जिसे अटली कुमार ही बना रहे हैं विद डायरेक्टर कालीस। पर इसके बावजूद इसका कॉन्सेप्ट तो सेम है, बट स्टोरी लाइन काफी डिफरेंट होने वाला है। वैसे तभी ये मेक सेंस भी करेगा। एनीवेज बेबी जॉन तो एक रीमेक है, पर बॉलीवुड में एक ऐसा हीरो भी है जिसकी फिल्म कोई सी भी हो, पर वो लगते एक दूसरे के रीमेक ही हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाइगर श्रॉफ की, जो वैसे तो अब तक सारे फिल्मों में ऑलमोस्ट एक ही टाइप के रोल प्ले करते नजर आए हैं, बट बागी 4 में कहीं ना कहीं लोगों को एक डिफरेंट वाइब्स आ रही है। और न केवल टाइगर का डिफरेंट लुक बल्कि संजय दत्त भी इसमें काफी खतरनाक नजर आ रहे हैं, जो इसके सेकंड पोस्टर में नजर आए। वैसे जब मैंने इसके ऊपर शॉर्ट्स बनाया था तब उसमें मैंने बताया था कि ये संजय दत्त की वाइफ या गर्लफ्रेंड हो सकती है, जो मैंने इसके टैग लाइन को देखकर गेस किया था, जो है एवरी आशिक इज ए विलेन। पर कुछ लोग बोल रहे थे कि ये इसकी वाइफ या गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि उसकी बेटी हो सकती है। अब कंफर्म तो फिलहाल कुछ भी नहीं किया जा सकता, बट यस हो तो ये भी सकता है। पर उस कंडीशन में यहाँ आशिक शब्द से संजय दत्त को नहीं बल्कि किसी और आशिक को रिफर किया जा रहा है, जिसके
कारण ही उसकी बेटी की डेथ हो जाती है और उसके कारण अब वो उसका विलेन बन चुका है काइंड ऑफ। खैर वैसे ये सारे गेसेस तो तब तक चलते रहेंगे जब तक इसकी फिल्म नहीं आ जाती। इधर अक्षय कुमार अपने नेक्स्ट फिल्म भूत बंगला की तैयारी में जोर शोर से जुट चुके हैं। फिलहाल फिल्म तो अपने प्री प्रोडक्शन स्टेज पे है, पर इसका प्रमोशन अभी से शुरू हो चुका है। अपने अनाउंसमेंट वाले पोस्टर के बाद अब वो इसका रिलीज डेट भी रिवील कर चुके हैं, जो है 2 अप्रैल 2026, जिसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इस फिल्म के लिए अभी भी काफी टाइम बचा हुआ है। बट अगर ये हेरा फेरी और भूल भुलैया टाइप की लेजेंडरी मूवी निकल जाए तो फिर इतना वेट करना लोगों को खलेगा नहीं। इधर हैंडपंप उखाड़ने के नाम से फेमस सनी पाजी अब जल्द ही पहाड़ उखाड़ते हुए भी नजर आ सकते हैं। जी हाँ, जो न्यूज अब तक रूमर की तरफ फैल रही थी उसे सनी देओल ने अपने एक इंटरव्यू में खुद कंफर्म कर दिया है। हालांकि फिलहाल उन्होंने ये तो कंफर्म कर दिया है कि वो नितेश तिवारी के फिल्म रामायण का पार्ट हैं, पर ये अब तक कंफर्म नहीं किया है कि वो इसमें हनुमान जी का रोल करने वाले हैं या नहीं। पर सनी पाजी के फैंस तो शुरू से ही उन्हें इस रोल में देखना चाहते थे, इसलिए उनके लिए इतना हिंट ही काफी है। वैसे बहुत से लोग उनके एज को देखते हुए इस रोल से नाखुश नजर आ रहे हैं, पर बहुत से लोग इसे सही डिसीजन भी बता रहे हैं। वैसे आपका क्या सोचना है दोस्तों, अपने जवाब कमेंट बॉक्स पर जरूर दें। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब एक ऐसे अपडेट की बात करते हैं जो हर हफ्ते किसी न किसी नए रूप में आ ही जाता है, फिर चाहे आप कितना भी इग्नोर करने की कोशिश करो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शक्तिमान की, जिसके 2 बड़े और इम्पोर्टेंट अपडेट सामने आए हैं, जिसमें से एक तो ये हिंट दे रहा है कि गाड़ी अब वाकई में उल्टी दिशा में जाना शुरू हो चुकी है, जिसका अंदाजा मैंने अपने लास्ट टू लास्ट वीडियो में लगाया था। दरअसल सोनी पिक्चर्स जो इसकी फिल्म को बना रहा है उसका हाल ही में एक न्यूज आउट हुआ है कि सोनी भी अब एक्चुअल में रणवीर सिंह को कास्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि कुछ साल पहले तो उनकी मार्केट वैल्यू अच्छी थी बट अब नहीं, पर इसके बदले अब वो रणबीर कपूर को कास्ट करना चाहते हैं। और इस बार न केवल अपनी चॉइस ओपनली सामने रखी है, बल्कि वो इस बार स्ट्रिक्ट होते हुए यहाँ तक बोल दिया है कि अगर रणबीर कपूर नहीं तो रणवीर सिंह भी चलेगा, बट उस केस में इसका बजट 50% कम कर दिया जाएगा। और ये स्टेटमेंट कहीं न कहीं इस प्रोजेक्ट के लिए खतरे की घंटी की तरह ही है, क्योंकि आप खुद ही सोचो कि एक तो सुपर हीरो टाइप की फिल्म जिसके लिए एक्चुअली में 200 करोड़ का बजट भी कम ही लग रहा है, तो उसे भी अगर 100 करोड़ कर देंगे तो फिर क्या ही बनेगा। और फिर जब सोनी रणवीर सिंह के लिए 50% कम करने का सोच रहे हैं, तो फिर नए चेहरे के लिए तो वो कचरा सेट की तरह मात्र 150 रुपए ही देगा। खैर एक और जहाँ इधर सोनी वाले पैसे कम करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मुकेश जी एक बार फिर से एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिए हैं जो फिल्म का बजट बढ़ा देगा। उन्होंने पहली बार किसी एक्टर को शक्तिमान के लिए सही माना है, और वो एक्टर है अल्लू अर्जुन। दरअसल पुष्पा 2 देखने के बाद वो उनके एक्टिंग और एक्शन से इतने प्रभावित हुए कि अल्लू अर्जुन में ही उन्हें शक्तिमान बनने की पोटेंशियल नजर आने लगी। अब अल्लू अर्जुन सही लगेंगे या नहीं, इस पे आप लोग भी डिस्कस कर सकते हैं, एंड आई वुड लव टू हियर कि आप लोग इस पे क्या सोचते हो। पर मेरे हिसाब से अल्लू अर्जुन को तो फिलहाल इसमें कास्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि फिलहाल पुष्पा 2 में उनका फीस ऑलमोस्ट 300 करोड़ था, और पुष्पा 2 के ब्लॉकबस्टर हो जाने के बाद तो अब शायद वो अपनी वैल्यू और बढ़ा लेंगे। तो जितना सोनी का बजट था उतना ही अगर एक्टर पे लगा देंगे तो क्या फिर छोटा भीम टाइप की मूवी बनाएंगे? तो फिलहाल तो ये तो बिल्कुल फिजिबल नजर नहीं आ रहा है, और वो भी तब तो और नहीं जब सोनी वाले अब फिल्म और उसके बजट को लेकर और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट होना शुरू हो चुके हैं। खैर बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं कॉमिक कॉन इंडिया की, जो इस बार भी सफलता पूर्वक चल रहा है, और दिल्ली कॉमिक कॉन का समापन लास्ट वीक ही हुआ, और अब वो अपने अगले पड़ाव के लिए तैयार हो चुके हैं, जो है बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, मुंबई और पुणे। सो इट्स गुड टू सी कि इंडिया का बिगेस्ट पॉप कल्चर इवेंट इस तरह से अलग अलग शहर में भी एक्सपैंड होता जा रहा है। पर एक चीज जो मैंने अब तक के हुए कॉमिक कॉन से फील किया, चाहे वो खुद अटेंड करके हो या फिर सोशल मीडिया में आए वीडियोस और इमेजेस को देख कर हो, कि कहीं न कहीं कॉमिक कॉन इंडिया एक देजावू की तरह ही फील करवाता है। मींस जब मैं 2022 में कॉमिक कॉन दिल्ली में गया था तब मुझे एक्चुअली में काफी अच्छा लगा था। ऑल्दो इससे पहले मैं 2 बार पुणे कॉमिक कॉन अटेंड कर चुका था, बट स्टिल दिल्ली कॉमिक कॉन के लिए मैं काफी एक्साइटेड था ड्यू टू ऑब्वियस रीजन कि उस समय काफी सारे नए पुराने दोस्त और इवन पब्लिशर क्रिएटर के साथ गेट टुगेदर टाइप का हो जाएगा, और हुआ भी वही। पर सच बोले तो उसके बाद के सारे कॉमिक कॉन मुझे किसी दूसरे तरीके से मोटिवेट किए ही नहीं। आई मीन 2023 और अब 2024 का कॉमिक कॉन उसी रेप्लिका टाइप का ही लग रहा था। एग्जैक्ट वही जगह, वही स्टॉल, वही स्टेज, वही सेलर्स और वही पब्लिशर्स, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम टू सेम। सो कॉमिक कॉन को भी इस पे कुछ सोचना चाहिए, ताकि जो ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं उन्हें भी कुछ फ्रेश या नया एक्सपीरियंस देखने को मिले। गेमिंग वालों के लिए मैंने देखा जो वहाँ ऑलमोस्ट एक मिनी गेट टुगेदर टाइप का माहौल बना देते हैं, पर इंडियन पॉप कल्चर में ये माहौल कहीं ना कहीं नदारत ही रहता है। खैर वैसे इस पे आपका क्या सोचना है दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। तो आज के इस सुपर अपडेट में फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।
टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।